बैठ। चलिए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। इनका ये जो नियम था दिया गया था कि जब आप अमाउंट ऑफ सबस्टांस यानी मोल और साथ में लीजिए टेम्परेचर, जब मोल और टेम्परेचर दोनों को आप कांस्टेंट रखिएगा तो उस कंडीशन में प्रेशर जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। यानी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा और प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बतलाया गया था कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो के कांस्टेंट आता है। तो अगर कांस्टेंट बराबर हम लोग वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर, तब पी वी इज इक्वल टू क्या आएगा, के। एक स्टेट के लिए आया, एक फॉर्म में एक फेज के लिए आया। आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा तो एक आपके पास इनिशियल पॉइंट होगा, एक आपके पास फाइनल पॉइंट होगा। तो एक पॉइंट आपको पता चल गया। तो अगर आपके पास दो स्टेट है, स्टेट फर्स्ट बोलते हैं एक को, दूसरा को स्टेट सेकेंड, तो उस कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आप देखिए क्वेश्चन में गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको पता चल गया कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपके क्वेश्चन में V1 कितना दिया हुआ है, 500 डेसीमीटर क्यूब, और आपके पास प्रेशर कितना दिया हुआ है, P1 1 बार दिया हुआ है। चलिए P2 तो दिया हुआ है नहीं, उसको निकालना है। और V2 कितना दिया हुआ है, 200 डेसीमीटर क्यूब, ये हम लोग के पास दिया हुआ है। आपको यूनिट में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। रीजन है नहीं छेड़छाड़ करने का, अगर आपके पास पहले तो V1 V2 दोनों सेम है, अगर अलग अलग रहता तब तो आप चेंज करने के बारे में सोचते, तो अलग अलग है नहीं तो चेंज करने के बारे में सोचने का कोई जरूरत नहीं है। प्रेशर आपका दिया हुआ है एक बार, तो आप P2 भी सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उसके आगे भी यूनिट बार लगा दीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चंस में देता है कि पास्कल में लगाओ, तो पास्कल वगैरह में चेंज करने के लिए 10 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वो सब आपको सिखाया हुआ है कि बार से पास्कल में जाना है तो 10 के पावर -5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आसानी से मेरा वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो कब काम करेंगे, जब 4 गो ऑप्शन मिलाएंगे और 4 गो ऑप्शन में आंसर मैच नहीं करेगा, तब तो सोचेंगे कि दूसरा यूनिट में आंसर दे रहा, ऑप्शन में मान के चलिए पास्कल दे दिया, एटीएम दे दिया, या कुछ और एमएम दे दिया, कुछ और यूनिट दे दिया, आपका आंसर बार में आ गया था। आप कन्वर्ट करने का तरीका आपको पिछले दिन लिखवा दिया गया था कि एक एटीएम बराबर कितना टॉर होता है, कितना मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है, सब क्लियर कट लिखवा दिया गया था। उसमें कोई टेंशन है नहीं। बॉयल्स लॉ फिर से रिवीजन करवा के उसके बेस पर एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं आपसे। आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आपको निकालना है P2 का वैल्यू। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत बच्चा लोग को नहीं आता है कि ये इधर से उधर जाता है तो नीचे का है आता है, ऊपर का है आता है, उस पर थोड़ा ध्यान देना बाबू। तुम्हारे पास P1 V1 भी है, तो जिसका वैल्यू है उसको साथ में रखो ना। तुम्हारे पास और V2 का भी वैल्यू है, तो V2 को भी कहाँ रखना पड़ेगा बाबू, साथ में रखना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर है कि जब दो चीज मल्टीप्लाई में होता है और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आता है, या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है अपना पोजीशन को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की ओर लाना। तो अगर कोई चीज बाबू इधर मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो डिवाइड में चेंज होगा तो V2 आपका नीचे आएगा। देन आप पुट कीजिए वैल्यू, तो P1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है और 500 साथ में 200 इज इक्वल टू P2। 0 से 0 आसानी से कैंसल आउट हो गया, और तो 2.5 बार इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? चल दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिख लो बाबू, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। इसमें तो उल्टा नजर आ रहा है, सही हो जाएगा? चलो लिखो 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 जल्दी, जो नहीं लिखे हो। कोनो तो बताते बताते सब लिख लेता है, सब तेज तरार है। तो पूरा पागल है। अरे तुम्हारा दोस्त नहीं आया दूगो, एगो अच्छा कहाँ है एगो?
एडमिशन नहीं लिया? क्या हीरो समझ में आ रहा है? बीच में जो बैठे हो, हाँ, अरे वाह, तेज तरार सब बैठा हुआ है, तुम्हारे नियन आगे बैठ के सब लथिरपनाई थोड़ी करता है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो हीरो। A vessel VESSEL of 120 ml, हाँ 120 ml कैपेसिटी, a vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas, CERTAIN, certain amount of gas at 35 degrees Celsius, 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure, 1.2 bar pressure, full stop. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml, वेसल के बाद 180 ml लिखिए, हाँ, ऑफ वॉल्यूम 180 ml at 35 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप. What would be, कह रहे बच्चा लिख नहीं रहे हो, हाँ, what would be its pressure? वुड, लकड़ी ना, WOULD, वुड. तो अंग्रेजी के सब मार लेगा पागल. इट्स प्रेशर. बाबू प्रेशर निकालना है. फिर से क्वेश्चन बोले, लो बुक ले लो. तो वो इतना आराम से बोलते फिर भी नहीं लिखता है. बनाइए, जल्दी बनाइए आप लोग. वही फॉर्मूला है भाई. क्या वो छोटी 100 हो, 8 बार. आ गया आंसर. 4/10 आया तो 0.8 कैसे लिख दिया? 4/5. जब आंसर सुनता है तो ओकरो लिख देता है कहा. बना के दिखाओ इसको. क्या रिशु बन जाएगा? नहीं क्वेश्चन. P1 V1 लगाओ, बनाओ. आ गया. वाह, कितना आंसर आया? 0.85. 8 बार. ए बाबू, बार किसका यूनिट है? ओम. ए लड़का, बार किसका यूनिट है? एक चीज कम से कम उसको याद है. चलो अच्छा बात है. देखो बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन में लिखिए आराम से. पहले P1 कितना दिया हुआ है? 1.2. V1 कितना दिया हुआ है?
V2 180 ml और P2 निकालना है। बॉयस लॉ के अनुसार P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P2 इज इक्वल टू P1 का वैल्यू 1.2 यही आंसर आया है। हमरे सिखा रहा है काटेला, हम सब कुछ काट सकते हैं, जो बोलोगे सो। बोला क्या सिखा रहा है तू? लिख लिए? समझ में आया कि बाउंस मार रहा है जी? सबको समझ में आ रहा है? लिख लीजिए जो नहीं लिखे होंगे। ऐसे सब बना ही लिया होगा, सब तेज तरार है। कहा है तुम बर्दाश्त का गोली काहे नहीं खा के आता है? पूरा दुनिया में जानते हो 2% आदमी सक्सेस है, बाकी 98% बर्बाद है। तोरे नियन सब है। पेशेंस नहीं रखता है, अलवला जाता है कि हमको ये मिल जाता ना तो हम ये कर ले, तो कुछ नहीं करेगा। मिलेगा तो यूटिलाइज कैसे करना है ये भी इसको पता नहीं ना है, अकबका जाएगा, बेकार है। घेरा में नहीं आ रहा है, घेरा ही नहीं है तुम्हारा तो आएगा, हो जाएगा। देखिए बॉयस लॉ आपको बता दिया गया था, ग्राफ भी पिछले क्लास में बतलाया गया था, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जान लीजिए। आप लॉग के बारे में जानते हैं? लॉग का नाम सुने हैं? चलिए लॉग नाम सुने हैं तो देख लीजिए। लॉग बताया गया है प्लस, हाँ कहो तो देखो यहीं पे सब हो जाएगा बाबू। एक जगह लिखे हैं कि आसानी से समझ में आ जाए, समझ में आएगा तो हर एक क्वेश्चन को उड़ा दोगे। नहीं समझ में, इसका ग्राफ भी बहुत इजी होता है, ग्राफ में भी तुमको टेंशन होने वाला बात नहीं है। बॉयस लॉ क्लियर हो गया था बाबू कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था तो कांस्टेंट आया था, हम लोग का फॉर्मूला क्या आया था? चलिए एक ही जगह आप लोग भी लिखिएगा इसका बाबू। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा? तो फिर ये इधर हो जाएगा। तो दो फेज का अगर बात किया जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V1 बाई इज इक्वल टू, चलिए ये आपका चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ लिखिए पहले। चलिए बॉयस लॉ लिख लीजिए। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कब? जब किसको किसको कांस्टेंट रखेंगे? प्रेशर को और मोल को, एन और पी को। चलो दोनों लिख लो पहले जल्दी से। फर्स्ट सेकेंड हो गया ना?
हो गया दो को? चलिए, पहला नहीं लिखे थे, चलिए थर्ड वाला देखिए। प्रेशर इज, गे लूसा का कहना था कि तब है प्रेशर जो होता है बाबू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके होता है? टेम्परेचर के। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताया है तो किसको किसको कांस्टेंट रखा होगा? एन और भी को क्या रखेगा? कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट मोल एंड वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। जब वो मोल और वॉल्यूम दोनों को कांस्टेंट रखा, अस्थिर रखा, एकदम फिक्स कर दिया, तो उस कंडीशन में देखा कि प्रेशर को बढ़ा रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है बाबू? के कांस्टेंट आता है। तो P/T इज इक्वल टू के। तो सपोज डेट ये एक फेज के लिए हो गया। इफ यू हैव टू फेज, तो दो फेज अगर रहेगा बाबू तो उस कंडीशन में तुमको न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1/T1 इज इक्वल टू P2/, लिखो। लिख लिए? रुके? चलो बाबू अब देखो इसको। एवोगैड्रो ऐसे भी मोल के बारे में बतलाया था। तो ये बतलाता है कि वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के। कब? क्या क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो देखा कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो मोल भी क्या हो रहा? इंक्रीज कर रहा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? के एन। तो k इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? V/N इज इक्वल टू के। ये आपका वैल्यू आया। दो फेज का अगर बात किया जाए तो V1/N1 इज इक्वल टू V2/, लिख लीजिए। ब्रैकेट है। सी कहाँ से आएगा जी? सही में खत्म है। अभी तुमसे जवान है, बोलोगे तो लपेट देगा, मत बोलो।
लिख लिया आप लोग? चलिए, अगर आप चाहते हैं सबका डिफिनेशन बनाना तो सुनिए डिफिनेशन बनाइएगा कैसे। चारों को एक जगह लिखे थे कि आसानी से आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी में लिखना, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ये आपको सोचना ही नहीं है कि हमको इंग्लिश आता नहीं है, सबसे ज्यादा आप ही को आता है। देखिए लिखाएगा कैसे। बॉयल्स लॉ का बात करता है, दो चीज के बीच में रिलेशन दिया है ना, हम लोग तो सीख लिए हैं कि टोटल कितना चीज है, 4। अगर हमारा गैसियस लॉ टोटल कितने चीज पे डिपेंड कर रहा है, 4। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अगर रिलेशन दो चीज के बीच में दिया हुआ है तो दो चीज को क्या रखता होगा, कांस्टेंट। तो अंग्रेजी लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम इज नोन एज या इज रेफर एज बॉयल्स लॉ। इसका डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं लिखिएगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इज नोन एज चार्ल्स लॉ। उसे चार्ल्स लॉ कहते हैं। चलिए गै-लुसाक लॉ के बारे में अगर आपको लिखना है तो देखिए इसमें दो चीज क्या कांस्टेंट है, आप लोग इसका डिफिनेशन बोलिए। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इज नोन एज गै-लुसाक लॉ। और एवोगैड्रो को आपको डिफाइन करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ब्रैकेट में मोल। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, मोल इज नोन एज एवोगैड्रो लॉ। आपका जो डिफिनेशन था वो क्लियर कट हो गया। क्लास में अच्छे से पढ़ा देते हैं, डिफिनेशन एक के साथ आपको मिल जाएगा। डिफिनेशन अगर आप लोग चाहते हैं लिखना तो इससे बेहतर मेथड भी नहीं है कोई डिफिनेशन। आप लोग भी सीखिए कि हमको लिखना कैसे है, ठीक है। ये बता दिया, अगर आप लोग अपने भाषा में चाहिएगा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा तो हम लिखवा देंगे, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल एक क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चंस को बनाते समय जो अभी क्वेश्चन देंगे एट अ टाइम सिर्फ इतना बता देते हैं कि ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। व्हाट, क्वेश्चन बोल रहे हैं बाबू, हीरो बनने का जरूरत नहीं है, शांत से क्वेश्चन लिखिएगा। व्हाट विल बी द प्रेशर exerted 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 by a mixture of 3.2 gram of methane, 3.2 gram of methane and 4.4 gram and 4.4 gram of carbon dioxide contained in a 9 decimeter cube flask, FLASK फ्लास्क मतलब बर्तन, at 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ बाबू क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन समझने भी नहीं आता है, गिवन क्या क्या दिया हुआ लिख दो, उसके बाद तुम खुद बना लोगे। लॉजिक सीखो, तुमसे कमजोर बच्चा भी किसी चीज को कर लेता है। अंग्रेजी के पीछे मत भागो। सबसे बनना चाहिए। बता दिए हैं कि कौन फॉर्मूला लगाना है।
हिंट में जान लीजिए कि आपको फॉर्मूला मोल के टर्म में दिया हुआ है, वहाँ पर गिवन वेट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू फाइंड मोल, तो मोल को फाइंड करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। गिवन वेट उसमें दिया हुआ है और मीथेन का फॉर्मूला होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? बस इसका मोलिकुलर वेट फाइंड कर लीजिए। उसके बाद दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका भी आप मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए और गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट करके सबसे पहले N1 और N2 का वैल्यू पता कीजिए। N1 और N2 का वैल्यू पता कीजिए। आपके पास मीथेन भी कुछ अमाउंट दिया हुआ है, जो दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड गिवन वेट। उसको क्या बोलते हैं बाबू? गिवन वेट। न है क्या आप समझ में आ रहा है? कुछ जो दिया हुआ वेट है बाबू, क्वेश्चन में जितना ग्राम भी दिया हुआ है गिवन वेट है। क्या है? गिवन वेट। मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए। मीथेन है, एक कार्बन का 12 होता है। कितना होता है बाबू? 12। तो 12, एक हाइड्रोजन का एक वेट होता है 1 ग्राम, तो 4 को का कितना होगा? 4 ग्राम। तो 12 4 16। तो मीथेन कितना ग्राम हो गया बाबू? और गिवन वेट कितना दिया हुआ है? 3. तो 3.2 बटा में 16, तब 0.2 आएगा। वही 0.2 आपका हो गया। चलिए ये आपका हो गया। N2 अगर आपको निकालना है बाबू, तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है? 4.4। तो 4.4 को ऊपर रखिए। अब मोलिकुलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का निकालिए। एगो कार्बन का कितना वेट? 12। एगो ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूना 32। तब 32 से 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 44। काट लो, 0.4 आएगा बकलोल, 0.1 आएगा। समझ में आया आप लोग को? कुछ हिंट है? बनाइए। गाजी कम से कम फॉर्मूला लिखेगा तब ना बनाएगा। पहले ही सोच लिया कि हमको नहीं आता है। आंसर तो बाबू हमको नहीं पता है, बना लो, सब बना देंगे एक बार बोर्ड पे। चलो ठीक है, अच्छा बात है। NCERT का बुक अगर आप लोग सब लेकर आइए, इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा एकदम इजी वे में। क्या हुआ छोटी? बना? तुम्हारा फॉर्मूला क्या है एवोगाड्रो लॉ से? हाँ, वॉल्यूम क्यों निकाली? निकालना क्या है? What will be the pressure exerted by mixture? क्वेश्चन यहाँ तो दिया हुआ है व्हाट विल, प्रेशर ही लिखा हुआ। व्हाट विल बी द प्रेशर? देखते हैं। एट 8.314 इंटू 10 का पावर 4 पास्कल। वॉल्यूम आप लोग निकाले हैं। एक फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू NRT, तुरंत पढ़ा देते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है, आगे का चीज बन जाएगा। आप वॉल्यूम निकाल ही लिए हैं। फॉर्मूला में हम अभी क्या बोल रहे हैं कि एक फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो PV आपको भी निकाल ही लिए हैं। सपोज दैट आपका ये कांस्टेंट टर्म है, टेम्परेचर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं? सेल्सियस में दिया हुआ, कन्वर्ट कैची में कर दीजिएगा, केल्विन में चेंज कर दीजिएगा। बाकी सब का वैल्यू है, तुरंत पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन प्रोसीड हो जाएगा। हम ध्यान नहीं दिए, वॉल्यूम तक निकाल लिए ना। क्वेश्चन गलत नहीं है, आप लोग जहां तक सीखे वहां तक काम कर लिए। आगे का काम कीजिएगा कब? जब आगे पढ़ेंगे तब। ठीक।
ठीक है, तो पहले इसके लिए बेस पे एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, जब पी वी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ाएंगे तो तुरंत बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। 2 moles of a gas, 2 moles of a gas has volume 10 decimeter cube at 27 degrees Celsius, at 27 degrees Celsius, then find the number of mole, then find the number of mole when volume is increased, when volume is increased by 90 decimeter cube, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 90 मतलब 90 डेसीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा अंग्रेजी को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में लिखता है कि 2 मोल गैस है और साथ में वॉल्यूम जो है 2 मोल गैस का वॉल्यूम जो है आपका 10 डेसीमीटर क्यूब है। कब? जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तब। क्वेश्चन के लास्ट में लिख दिया है कि प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो 27 डिग्री सेल्सियस दे चाहे 50 डिग्री सेल्सियस दे, यानी टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन में कांस्टेंट कर दिया फॉर्मूला में उसका यूज होने वाला नहीं है, उसके बारे में एकदम सोचेंगे ही नहीं। बोलता है देन मतलब तब, फाइंड द नंबर ऑफ मोल, आप नंबर ऑफ मोल को निकालिए। कब? जब वॉल्यूम में इंक्रीज किया जाता है 90 डेसीमीटर क्यूब। तो 90 आपको डेसीमीटर क्यूब इंक्रीज किया जाता है, तो पहले देखिए कितना है, बाई वर्ड का यूज किया है। थोड़ा अंग्रेजी प्रेपोजिशन समझिएगा। लिखता है कि जितना आपका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में 90 और क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया। बाई नहीं लिखता, चाहे इंक्रीज नहीं लिखता, सिंपली कुछ बात लिखता, इंक्रीज भी लिखता तो चलता, 2 वगैरह लिखता तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाते कि हमको क्या करना है। लेकिन बाई एक ऐसा वर्ड है जो हिला के रख देता है क्वेश्चन को। समझिए बारीकी से। क्वेश्चंस बोलता है कि पहला प्रेशर कितना दिया हुआ है बाबू? पहला प्रेशर यानी कितना? P1 दिया हुआ है 10। अरे प्रेशर थोड़ी है, पहला वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 10 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम लिखता है कि 90 इंक्रीज कर दिया जाता है, मतलब पहले से जो वॉल्यूम था उसमें 90 और क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज। 90 के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, यानी किसी के द्वारा किसी काम को इंटर रिलेट कर रहा, नहीं पहल का वॉल्यूम से दूसरा को मतलब है रे छुछुंदर है। समझ रहे ना बाबू? मैंने पहला वॉल्यूम से दूसरा वाला वॉल्यूम को मतलब है, तब बाई वर्ड का यूज किया है कि जितना वॉल्यूम सर आपका पहले था ना उसमें 90 का और क्या किया गया है? बढ़ोतरी, यानी 90 के द्वारा उसको बढ़ा दिया गया। तो तुम सोचो ना, द्वारा वर्ड किसके लिए आता है? किसी ना किसी दो चीज के बीच में रिलेशन बताने के लिए ही आता है। अंग्रेजी में तुम अगर एक्टिव से पैसिव भी पढ़ता है, इसके द्वारा ये काम किया गया, यानी पहला दूसरा एक दूसरे पर डिपेंड है। पहला दूसरा के बारे में पता नहीं है, उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। बहुत टीचर लोग विद्वान होते हैं, कहते काहे नहीं बनता, सही मायने में तो बनवे नहीं करता है। कंपटीशन में वैसा लॉजिक लगाओगे तो 0 नंबर लेके आओगे, ठीक है। तो वही अंग्रेजी यहाँ पे अप्लाई हुआ है बाबू, ये समझने योग्य था, ठीक है। तो आपका 90 प्लस देन फाइनली, यहां तक कोई दिक्कत? आप बाबू क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? मोल फाइंड करने के लिए कह रहा है। दिया हुआ है कुछ? मोल का रिलेशन आया, एवोगैड्रो को याद करो। एवोगैड्रो क्या बोला? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था तो क्या आया था? यानी V1 बाई इज इक्वल टू V2 बाई। पुटिंग एंड गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बाबू लोग, सब लोग समझ में आया आप लोग को? हाँ, नहीं आ रहा तो बोलना, फिर से बताएंगे। ये नहीं कि बाद में कहना कि क्या पढ़ा देता है, समझ में नहीं आता है। तो मोबाइल में क्या देखते रहता है, ओकरे से बियाह कर लिया है कार्य, ऐसे ऐसे निकाल के देखते रहता है। टाइम मिलने जाना है, दूसरे के पीछे भागते हो, बर्बाद हो तुम। कोटा से पढ़ के आया है, पटना का मजा ले रहा, बिहार का। अच्छा, कोटा बिहार में पड़ता है का? ना ना, उधर लग रहा था कि तू काहे कर रहा है इसे। चल ठीक है, भगा कैसे देगा? में कहाँ पढ़ने जाएगा सर कोटा? काहे? बस पूछ लो एकरे से। नहीं पढ़ सकता बाबू। तू बकलोल है, इसके लिए तेज नहीं है, बना देता है, कितनों बोलता है, समझा ना? कितनों बोलेगा, क्वेश्चन बना देगा खटाक खटाक। चलो V1 का वैल्यू बोलो बाबू। हाँ 10। N1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू। देखिए लॉजिकली मैथमेटिकल टर्म से इक्वल टू जब दिया रहता है तो ऊपर का ऊपर से भी काट छांट कर सकते हैं, कोई दर्द दुख दर्द नहीं है। 20 आया, सब बोल रहा था 80 आया है, तेज है। 20 आया है ना, समझ में आ रहा है ना? चल नहीं, कैसे समझ में आया? क्या पूछना है बोलो। लिखो बाबू, आइडियल गैस इक्वेशन। टॉपिक है बाबू आगे, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन लिख लीजिए, लिखिए बाय कंबाइनिंग, हाँ बाय कंबाइनिंग एवोगैड्रो लॉ, by combining Avogadro law, Boyle's law and Charles law, by combining A, B and C, A for Avogadro law, B for Boyle's law and C for Charles law। चलिए यहाँ तक लिख लिए। इसको कंबाइनिंग करने से जो लॉ बनता है उसको ही क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए अब आप लोग बतलाइए कि एवोगैड्रो लॉ क्या होता है? V इज, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ है चार्ल्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलिए सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या है बाबू? पहले इसको आराम से सॉल्व कर लो। V इज इक्वल टू के एन आया है यहाँ पे आपको V इज इक्वल टू क्या आया है? K बटा P, क्योंकि हम लोग V का ही वैल्यू निकाल के रखेंगे। V को यहाँ कर दिए, P को यहाँ ला दिए, क्या दिक्कत है? V इज इक्वल टू KT। यहाँ तक लिखिए।
देखिए VP VP आ रहा है, चलिए VP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ सकता है? एन टी, एन है और टी है, भी भी तो सब में कॉमन है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टी। देखिए VP बराबर क्या आया है? के कांस्टेंट आया है। अगर V बटा टी आप यहाँ पर देखिएगा तो V तो इसमें भी और V तो P भी हम लोग लिख लिए। तो अनइक्वल क्या चीज है? एन टी और एन टी। अगर आप K से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, K आपका V बाई एन इज इक्वल टू K आया है, तो आप V बटा एन इज इक्वल टू V बटा टी कर सकते हैं। आप देखिए K का वैल्यू क्या आया है? V बटा एक K का वैल्यू क्या आया है? V बटा टी। तो जब कांस्टेंट बराबर एक V बटा टी आया है, एक कांस्टेंट बराबर V बटा एन आया है, तो दोनों कांस्टेंट को एक दूसरे के क्या किया जा सकता है? LHS बराबर LHS को एक साइड और RHS को एक साइड। तब बाबू K बराबर एक आपका V बटा एन आया है और एक K बराबर आपका V बटा टी आया है, तो हम लोग V बाई एन इज इक्वल टू V बटा टी लिख सकते हैं। V से भी यहाँ क्या हो गया बाबू? ये कहाँ पलटी मार के जाएगा? तो n इज इक्वल टू क्या आया? टी। n इज इक्वल टू क्या आया आपका? टी। तो आपका PV एक साइड आप PV को रख लीजिए और एक साइड आप किसको रखिएगा? इसको हम लोग प्रूफ कर दिए कि n बराबर टी होता है। अगर आप चाहते हैं कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू हम लोग निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं? B से भी कैंसिल हो गया, n बराबर टी आया। इससे कोई फायदा होगा नहीं। पहले आप लोग ये लिखिए, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। PV इज इक्वल टू क्या बाबू? PV इज इक्वल, देखो VP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2 होता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन का कहना था कि अगर आप एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मिलाते हैं, ये तो हम प्रूफ आपको करने का कोशिश कर रहे थे कि देखो कांस्टेंट है तो एक दूसरे का इक्वल उसको लिख सकते हैं कि नहीं लॉजिकली। इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट बताया गया कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, तीनों को अगर हम लोग मिला एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, तीनों को जो मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो इक्वेशन बनता है उसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग सबका एक वैल्यू निकाल लिए, डायरेक्ट आप पैसे भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लॉजिक के अनुसार इसमें देखा गया कि सब में भी आ रहा, तो भी को और ये क्रॉस मल्टीप्लाई था तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पर PV इज इक्वल टू K आ गया था, तो LHS बराबर RHS होता है। LHS बराबर क्या होता है? RHS होता है। तो हम लोग RHS होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखे कि चलो PV बराबर K आ रहा, यहाँ V बराबर KT आता और यहाँ V बराबर क्या आता? KN आता। कांस्टेंट टर्म को अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो एक साइड आपको PV मिल रहा है LHS में, और RHS में अगर आप देखिएगा तो N और क्या मिल रहा? T। तो वही बतलाया कि VP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? R कांस्टेंट आता है, जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहां तक लिखे आप लोग? PV इज इक्वल टू NRT।
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तक लिख लिए हैं, तो उसके बाद अब वैल्यू लिख लीजिए आर का क्या क्या वैल्यू होता है। लिखिए आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नीचे में लिखिए आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब नीचे में लिखिए आर के बराबर वैल्यू लिखिए आर का 8 आर का पहला वैल्यू लिखिए, कांस्टेंट का वैल्यू होता है ना 8.314, हाँ 8.314 जूल पर का ये डालिए, पर लिखना नहीं है, हाँ पर मोल केल्विन, मोल केल्विन। दूसरा वैल्यू लिखिए 0.0, हाँ 0.0821 लीटर एटीएम ऊपर में ही बटा मोल केल्विन, मोल केल्विन। ज़्यादा वैल्यू आपका यही दोनों यूज होगा, बाकी कोई दूसरा वैल्यू अगर न्यूमेरिकल में यूज करता है तो उस वैल्यू को क्या करेगा, लिख देगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। न्यूमेरिकल आप आसानी से बना सकते हैं, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल होगा, इसमें बना लीजिए, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया हुआ है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए तो, हाँ निकाल ले दो क्वेश्चन वहाँ। लिखिए बाबू 2.8 ग्राम 2.8 ग्राम of a gas at 1 atm and 273 Kelvin occupied a volume of a volume of 2.24 liter, 2.24 liter, the gas cannot be, बस क्वेश्चन मार्क बनाइए। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पे ही बनेगा। आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है, क्या मोल नहीं निकालना है, गिवन वेट दिया है, मोलिकुलर वेट निकालना है। प्रेशर कितना दिया हुआ है, वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए सब। हाँ बाबू, तो मोल का फॉर्मूला होता है ना गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो बाबू गैस का नाम क्यों देगा, गैस का नाम देता तो तुम मोलिकुलर वेट ऐसे ही नहीं निकाल देती, फॉर्मूला लगाती। अगर बाबू सपोज डेट लिख दिया वहां कार्बन डाइऑक्साइड, तो गिवन वेट तुमको नजर आ रहा है कि 2.8 दिया हुआ है, तो तुम मोलिकुलर वेट नहीं निकाल लोगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड दे ले रहेगा तो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओगी, क्यों लगाओगी, गैस नहीं दिया हुआ है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, अपने से नहीं दिए हैं कुछ। क्वेश्चन आप लोग नहीं समझिए, क्वेश्चन देखे क्या लिखवा है, सपोज दैट कोई गैस है, सपोज दैट कोई गैस है, वो गैस कौन है आपको खुद पता चल जाएगा। आप अगर मोलिकुलर वेट निकालिएगा तो जिस गैस के नज़दीक आएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन गैस है। ऐसे तो गैस का अगर दे ही देगा, गैस का नाम दे देगा, तो आपको मोलिकुलर वेट निकालने के लिए पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लगाने का जरूरत है, नहीं है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में भी 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बतला देते हैं। पहला ऑप्शन है O2, लिख लीजिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है O2, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, और तीसरा है C2H4,
तीसरा है C2H4, चौथा है नन ऑफ दीज। ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है जेई में वो क्वेश्चन अपने से थोड़ी कुछ दिया है। हाँ अब बच्चा सोचेगा कि गैस का नाम ही नहीं दिया हुआ, तो गलती क्वेश्चन है। हम अपने से कुछ बोलते तो मान लेते हो, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ O2 होगा। चलो आंसर तो सही बताए हो। फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इसका कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस डायरेक्ट आपको बताना है आइडियल गैस इक्वेशन किसको कहते हैं। कंबाइनिंग ऑफ ए बी सी, ए फॉर एवोगाड्रो लॉ, बी फॉर बॉयस लॉ और सी फॉर चार्ल्स लॉ। जब तीनों को मिलाने से जो इक्वेशन आता है उसे ही आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन देता है कि पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टी। हर एक जगह प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है इसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर यूनिवर्सल वर्ड का यूज क्यों किया। यूनिवर्सल वर्ड का यूज इसलिए कर दिया है कि आप कहीं भी चल जाइए, किसी जगह पे, चांद पे चल जाइए, जहाँ मन तहाँ चल जाइए, दूसरे ग्रह पे चल जाइए, फिर भी आर का वैल्यू उतना ही रहेगा जितना कि अभी आप लिख रहे हैं। जिसे होता है ना इंसान का वेट मून पे जाने पे चेंज होता है, तो वो चेंज होता है लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। जहाँ पे चेंजिंग नहीं होता है वैल्यू में, वहाँ पे यूनिवर्सल लिखता है। आप ग्रेविटेशनल में भी देखते हैं कि लिखता है यूनिवर्सल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का, चाहे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहने का मतलब यूनिवर्स में कहीं भी चल जाइए ब्रह्मांड में, इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन वहीं जी में, छोटा वाला जी में लिखता है ऐसा कुछ, क्योंकि उसका वैल्यू कभी 9.8 होते रहता है, कभी 10 होते रहता है, उसका वैल्यू चेंजिंग होता है। जिसका वैल्यू चेंज होगा उसमें यूनिवर्सल वर्ड का यूज ही नहीं करेगा। अगर किसी में यूनिवर्सल वर्ड लगा दिया है, समझिए कि उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, यूनिट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ये नहीं कि अब यूनिट अगर आप एटीएम में ले रहे हैं तो कुछ और वैल्यू हो जाएगा, अगर आप जूल में ले रहे हैं तो कुछ और वैल्यू हो जाएगा। तो यूनिट चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा, लेकिन ऐसे कुछ चेंज होने वाला नहीं है कि यहाँ पर अगर इतना वैल्यू है तो चांद पे जाएंगे तो 6/6 हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आपके पास वैल्यू है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर कितना दिया हुआ है? हाँ वॉल्यूम 2 पॉइंट सही है ना बाबू। इसमें गिवन वेट दिया है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट बाई, तो मोल का फॉर्मूला यहां पर लिखना पड़ेगा गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट, क्योंकि मोल वोल डायरेक्ट नहीं दिया है। समझ में आ रहा ना? आर का वैल्यू आप क्या लीजिएगा? 0.0 ये वैल्यू था आपका। टेम्परेचर सेल्सियस में दिया होगा तो उसको केल्विन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। केल्विन में ही है, ये आपका हो गया। चलिए आप गुना कीजिए, इसको कितना आएगा? वही आएगा। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? और साथ में यहाँ पे गिवन वेट कितना दिया हुआ है? 2.8। चलिए तो यहाँ पर देखिए कि जिसको वैल्यू निकालना है इसको इस साइड कर देते हैं, और इसका 2.8 दिया हुआ है ही वैल्यू, इसका 0.0821 दिया हुआ है ही, 273 अब बटा में 2.24। इसको ऊपर का ऊपर गुना कैलकुलेटर से कीजिए, फिर कट कर दीजिए। कट करने के बाद जो वैल्यू आता है देखिए कि उस ऑप्शन में किसका मोलिकुलर वेट के नज़दीक में आया है। O2 के नज़दीक में आया है कि कार्बन मोनो। हाँ कैलकुलेटर नहीं होगा तो गुना कीजिए लिख के कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हमको कोई दिक्कत थोड़ी है, 5 मिनट लगेगा, करिए। गुना करो बाबू, ऊपर का गुना करके जल्दी बताओ। 62.68 बाबू, 68। पॉइंट से पॉइंट क्या कर सकते हैं?
क्योंकि 2 नंबर के बाद ऊपर में भी पॉइंट है और 2 नंबर के बाद इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा बाबू? अब काटो इसको। काट नहीं रहे, मोबाइल में काट रहे। हाँ कसू काटो ना। 27 पॉइंट यानी अप्रॉक्स कितना है? किसके नजदीक होना चाहिए बाबू? उसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एक O2 दिया हुआ है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, एक C2H4 दिया हुआ है, एक नॉन दिया हुआ है। यही ना ऑप्शन है आपका। यहाँ तक पहले आप लोग लिख लिए, यहाँ तक लिख लिए सब लोग? लिख लीजिए जो नहीं लिखे हैं लोग। दूसरा क्वेश्चन हो गया ना? सब लोग लिख लिए? बाबू ऑप्शन से आंसर का छटैया होगा। अप्रॉक्स कितना आया है? 28। बाबू एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दूगो का कितना होगा? 32। अगर इसका निकालोगे बाबू तो 12 प्लस ये कितना आएगा? चलो ये कितना आएगा? 24 प्लस, चलो ये तो है, ये नहीं है सही आंसर। O2 क्वेश्चन क्या पूछा है? कैन नॉट बी। तो किसका 28 नहीं है? तो ऑक्सीजन का 28 नहीं है। क्लियर हो गया ना? पूछ रही थी गैस का नाम बताइए। हम कहाँ से बताएं गैस का नाम? लिखो बाबू, क्वेश्चन लिखो। लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, बर्बाद मत कीजिए टाइम। लिखिए 5 GM 5 ग्राम each of the following gases at 87 degrees Celsius and 750 mm of Hg full stop, which of them will have the least volume? ऑप्शन लिख लीजिए बाबू। हाँ, पहला ऑप्शन लिखिए HF, दूसरा ऑप्शन HCl, तीसरा HBr, हाँ, चौथा IHI। हाँ